Jai Hind, good evening and a very warm welcome to each and everyone, those who are sitting out there and watching this content-rich session of research and editorial analysis powered by Growthpoint UPSC. I am ध्रुव जानी। आज द हिंदू में से एक वर्दी लेख के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल में दृश्यमान है एटर्टेज रिकवरी, यानी कि एक धीमी गति से होता सुधार। हालांकि यह पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो सामान्य सा है, इसमें कोई अलग सी बात नहीं की गई, मगर इस लेख का जो संबंध है वो संबंध थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर परीक्षा की विषय की दृष्टि से देखें तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ यह आज का लेख संबंधी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मुख्यतः जो पोस्ट कोविड रिकवरी है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, उसके बारे में यह बात करता है। उसके ऊपर जो है हमें हमारी जो समझ है वो गहरी करता है। जैसे मैंने बताया कि लेख में सामान्य सी बात की गई है, प्लस कुछ सामान्य संशोधन भी दिए गए, मगर इसमें से जो संशोधित तत्व है जो हम निकल सके और उसको पढ़ सके वो हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। तो लेख पूरा 3 तबकों में देखेंगे और ये 3 तबके कुछ ऐसे रहेंगे। पहला निष्कर्ष रहेगा लेख का, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल। उसके बाद हम लोग जो हाईलाइट्स है लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे, और साथ ही में जो तीसरा हमारा जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण चरण है जिसे हमने संशोधित सामान्य अभ्यास के तत्व ऐसा नाम दिया हुआ है, उसके तहत हम लोग देखेंगे कि आज जो नया साल जो आज शुरू हुआ है, नया जो पंचांग वर्ष या कह लीजिए आप नया कैलेंडर ईयर, तो उसमें वो 2021-22 का जो बजट रहेगा उस बजट में कैसी हमें रणनीति अपनानी होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ कुछ मेरा संशोधन है जो हम लोग तीसरे चरण में देखेंगे, और जिसके तहत हमारे पास कुछ आंकड़े भी है, कुछ अनुमान भी है, और उसके मुकाबले हम लोग प्रत्येक क्षेत्र की जो परिस्थिति है आज दिन की वो देखने का प्रयास करेंगे। प्लस हमें मालूम है कि भारत एक बड़ा देश है, प्लस यहाँ जो व्यावसायिक तंत्र है हमारा ये भी काफ़ी विशाल है, तो प्रत्येक क्षेत्र को लेना यहाँ हमारे लिए जो है एक संभव बात नहीं है, मगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग एक एक क्षेत्र को देखेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, सर्विस रहेगा, कृषि रहेगा, और उसके ऊपर जो हमारे पास जो कुछ तथ्य है, कुछ जो संशोधन है हमारा, उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम जैसे मैंने आपको बताया कि यह GS3 के साथ संबंधी है, तो ये हमें जो है हमें याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पोस्ट कोविड रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी की यह लेख बात करता है। और जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो GS पेपर 3 के साथ संबंधी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पोस्ट कोविड रिकवरी की बात करता है। ठीक है, तो ये हमें सबसे प्रथम समझना है। बाद में हम लोग इस लेख की तस्वीर देखेंगे जो कि एक बेनाम लेख है, और उस तस्वीर के बाद हम लोग हमारा जो आज का सेशन है वो शुरू करेंगे। यहाँ यूनियन बजट का कवर दिया हुआ है, और इसका यही कारण है कि जो आने वाला बजट है, जो भावी बजट आने वाला है, यानी कि 2021-22 का, उससे क्या उम्मीद रहनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र को उससे उम्मीद रहनी चाहिए, इत्यादि चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए यहाँ हमने कवर के तौर पर यह यूनियन बजट चुना है, क्योंकि हम लोग मूलभूतः भावी यूनियन बजट की बात करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे प्रथम तस्वीर देख लेंगे, उसके बाद यह जो हमारा सिलसिला है आज के इस सत्र का वो शुरू करेंगे। देखिए, एडवर्टाइज रिकवरी द हिंदू में प्रदर्शित है, जैसे हमने बताया, और बेनाम है। ठीक है, यहाँ कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ संशोधन है, मगर इतना एक्स्ट्रा कोई संशोधन यहाँ नहीं दिया गया। वो एक्स्ट्रा संशोधन की जो बात है, जो हमारे परीक्षा संदर्भी हमें उपयोगी हो, उसके संदर्भ में हम लोग हमारे तीसरे चरण में बात करने वाले हैं। मगर यहाँ हम लोग सिर्फ लेखक की बातें देख लेंगे, हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल्स में। ठीक है, तो ये पूरा लेख था। अब लेख के निष्कर्ष की बात करें तो हमें समझना है कि यह लेख ने आधारशिला के रूप में किन चीज वस्तु का उपयोग किया था। तो लेख ने आधारशिला के तौर पर जो दिसंबर के GST कलेक्शंस हुए उसको आधार के रूप में लिया था, क्योंकि ये रिकॉर्ड कलेक्शंस थे। एंटायर GST रिजाइम के, यानी कि 2017 से आज दिन तक जो मंथली कलेक्शन होता है GST का, वो इस महीने सबसे अधिक रहा पोस्ट कोरोना। ठीक है, तो यहां से ही लेखक ने प्रेरणा ली है, और लेखक ने अपनी बात आगे रखने का प्रयास किया, और लेखक ने बोला है कि भले ही
यह दिसंबर में हमें तेजी दिख रही है, दिसंबर के कलेक्शंस जो है वो थोड़े अच्छे हो, भले ही ये पूरा क्वार्टर जो है वो पूरा अच्छा जो है पसार हो, मगर यहाँ हमारी सरकार को ध्यान रखना है कि सिर्फ जीएसटी ज्यादा आने से अर्थतंत्र में से जो मंदी है वो समाप्त नहीं हो पाएगी, वो अदृश्य नहीं हो पाएगी। उस मंदी को समाप्त करने के लिए, उस मंदी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को पुरुषार्थ करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट को आप कह लीजिए फंड जो है खर्च करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसी पूरे मुद्दे पर लेखक जो है उसने अपनी बात रखी है। उसके साथ साथ लेखक ने यह भी बोला है कि जो आने वाला समय रहेगा भारत के लिए, भारत के अर्थतंत्र के लिए, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। आने वाला समय जो है वो इस जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से हमें खुश नहीं होना है। यह समय सरल नहीं रहने वाला, मगर और आप कह लीजिए कठिन रहने वाला है, या आप कह लीजिए चुनौतीपूर्ण। मगर इस चुनौती के पीछे कई अवसर छिपे हुए हैं। इन अवसरों को हमें खोजना है और इन अवसरों को खोज कर उसको हमें एक्सप्लोर करना है, ताकि उसका फायदा जो है वो भारतीय अर्थतंत्र को मिले, भारतीय अर्थतंत्र फिर से गतिशील बने। जैसे कोरोना के पूर्व के समय में भारत का अर्थतंत्र जिस गति से जा रहा था, वो गति फिर से हम लोग पकड़ पाए। और एक अनुमान ये भी है कि अगर हमें यह कोरोना के वर्ष को भूलना है आर्थिक दृष्टि से, यानी कि जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, वो उससे हमें उसका भरपाई अगर हमें करनी है, उसकी भरपाई, तो हमें अगले 3 वर्षों तक 9% की रफ्तार से हमें आगे बढ़ना होगा। 9% ऑफ जीडीपी की गति से हमें वृद्धि करनी होगी, तब हम लोग यहाँ पहुंच पाएंगे। और विशेषज्ञों का मानना है, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगला जो वर्ष रहेगा, अगला वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में भारत की जो जीडीपी वृद्धि है उसका दर रहेगा 7 से 8%। और अगर गवर्नमेंट अच्छी तरीके से एक्सपेंडिचर करे, अगर गवर्नमेंट अच्छी तरीके से फंडिंग करे, तो अगर फंडिंग रोकी जाएगी या कम होगी, तो इसमें जो है रिलेटेबल इजाफा या रिलेटेबल कटौती हो सकती है इन आंकड़ों में। मगर एक मोटा मोटा अनुमान आज के संदर्भ में ऐसा नापा जा रहा है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, लेखक ने अपने कुछ संशोधनों को सिद्ध करने के लिए कुछ अपने आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें जीएसटी कलेक्शंस के भी आंकड़े हैं और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ अन्य कई दर भी है, जो कि जीडीपी की सच्ची दिशा या जीडीपी की सच्ची गति जो है हमें समझने के लिए मददरूप होती है, जिसका जिक्र हम लोग आगे लेखक की हाईलाइट में, यानी कि लेखक की महत्वपूर्ण बातों में करने वाले हैं। तो ये इसका निष्कर्ष रहा। निष्कर्ष इतना ही हमें निकालना है कि जीएसटी कलेक्शन से यह पूरा लेख प्रेरित था, प्लस जो जीडीपी का दर था उसमें यह बात की गई है भरपाई करने के लिए 9% से अधिक की गति से हमें बढ़ना होगा, इतनी गति से हमें वृद्धि करनी होगी, तब भी हम लोग यह पूरे बीते साल की भरपाई जो है वो कर पाएंगे। और हमें सबको मालूम है कि ड्यू टू इकोनॉमिक लॉकडाउन which were triggered by this pandemic, हमारा जो पहले 2 क्वार्टर थे पिछले वित्त वर्ष के, वे फेल हो गए हैं। ठीक है, फिर अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में हमें कुछ आप कह लीजिए एक किस्म का जो है एक हाइक मिला है, एक स्पार्क मिला है। तो लेखक ने यही स्पार्क को पकड़ा है और कहा है कि यह स्पार्क जो है, यह स्पार्क का ये मतलब नहीं है कि भारत में मंदी नहीं है, भारत में मंदी अवश्य है और इस समय बाहर निकलने के लिए हमें सरकार की सहायता चाहिए, सरकार का एक्सपेंडिचर चाहिए, सरकार का फंड चाहिए। तो ये बात हुई निष्कर्ष की। आगे अगर देखें हाइलाइट्स में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेखक ने कुछ आंकड़े दिए हैं, जिसका जिक्र मैं यहाँ आपके सामने कुछ करूंगा। देखिए, जीएसटी कलेक्शन की जो हमने बात की, तो दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2020 रहा 1.15 लाख करोड़, जो कि जीएसटी रीजन का सबसे अधिकतम है, सबसे अधिकतम। इससे ज्यादा आज दिन तक कलेक्शन नहीं हुआ है जीएसटी का कोई भी माह में। ठीक है, तो जीएसटी माह का यह कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा। अगर हम लोग औसत निकालें यह तिमाही की, यानी कि यह क्वार्टर की, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
तो 1.05 लाख करोड़ का कलेक्शन एवरेज हुआ है इस क्वार्टर में। ये थोड़ा कम था, 1 लाख करोड़ से नीचे था औसत, मगर दिसंबर में ज़्यादा कलेक्शन हुआ, तो इसी की वजह से यह औसत जो है वो भी थोड़ी बढ़ी। ठीक है, प्लस यहाँ लेखक ने कुछ ऐसे भी तथ्य दिए हैं कि जो थोड़े चिंतापूर्ण हो। ये बात लेखक ने अच्छी की, ये सकारात्मक बात है, वृद्धि की बात है, जिसका आधार लेते हुए लेखक ने कहा कि भाई भारत की सरकार को या भारत की प्रजा को ऐसा नहीं मानना होगा कि हम लोग मंदी से बाहर निकल गए, मगर हमें कई सारा काम अभी करना बाकी है। तो ये एक सकारात्मक बात की, मगर यहाँ नकारात्मक बात भी लेखक ने कई बोली है, जिसके तहत लेखक ने इन्वेस्टमेंट रेट्स जो है उसको लेकर चिंता व्यक्त की है। इन्वेस्टमेंट रेट्स के साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको लेकर भी जो है लेखक ने चिंता व्यक्त की है। तो ये सारे क्षेत्र है जिसमें अभी काम करना बाकी है या हमें काम करना होगा। प्लस जैसे लेखक ने कहा कि 9% हमें अनिवार्यतः जो है हमारी वृद्धि चाहिए, तभी हम लोग ये बीते खराब साल की हम लोग भरपाई कर सकते हैं, बीते खराब आर्थिक साल की हम लोग भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुद्दों के साथ साथ लेखक ने अपनी बात जो है वो हमारे सामने जो है हमारे समक्ष रखी है। फिर लेखक ने रेवेन्यू रिसिप्ट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि जो बजटरी फोरकास्टिंग हुआ था कि इतनी सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन होगी दिस पर्टिकुलर ईयर में, वो मात्र और मात्र 40% ही हुई है। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक गंभीर बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स only 40% in first 3 quarter, I'm sorry, in first, second and third quarter, चौथा अभी बाकी है। ठीक है, क्वार्टर 1 ही बाकी है, मगर टारगेट जो है वो 60% बाकी है। और ये जो 40% है ये अनुमान का है, ये अनुमान निकला था बजट 2021 में, जो वित्तीय वर्ष 2021 का था, उसमें ये अनुमान बांधा गया था कि सरकार की आवक जो है विल बी सम 1000 करोड़, सम लाख करोड़, मगर इसमें से आज 40% ही हमें प्राप्त हुआ है। क्वार्टर पूरे हो गए 3, अब इस वित्त वर्ष में मात्र 3 महीने ही बाकी है और सामने 60% जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक नकारात्मक बाबत है, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बाबत है। अगर हमें सरकारी स्पेंडिंग चाहिए, अगर हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए, देन गवर्नमेंट को आय मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को आय नहीं मिलेगी तो हाउ विल द स्पेंड या हाउ विल इट स्पेंड। ठीक है, तो कई सारी चुनौतियां सामने पड़ी है, मगर जैसे मैंने बताया कि चुनौतियों के पीछे हमेशा अवसर होते हैं। तो इन्हीं अवसरों को हमें पहले तो ढूंढना है, फिर उसका उपयोग करना है और जो इस मुसीबत को एक अवसर में तब्दील करना है। फिर उसके बाद लेखक ने सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो संस्था है उसको उसके आंकड़े भी लिए हैं और उस आंकड़ों के तहत उन लोगों ने कहा है कि जो पिछले साल जो निवेश दर था, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रेट्स थे, उनके मुकाबले आज के समय या आज के वर्ष वो 88% कम है इन्वेस्टमेंट रेट्स। कम या आप कह लीजिए माइनस, दोनों ही ठीक रहेंगे 88% इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो ये हालत है आज हमारे देश की या आज हमारे देश के अर्थतंत्र की। प्लस यही सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने और भी एक आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत ऐसा कहा गया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिनमें हम लोग कुछ तेजी की बात कर रहे हैं, यही तिमाही में, यही क्वार्टर में मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, मिलियंस ऑफ पीपल, जिसमें नवंबर का एक अनुमान भी इन लोगों ने हमें दिया है, उसके तहत 35 लाख जॉब्स वर लॉस्ट अलोन इन नवंबर।
ठीक है, अक्टूबर में भी भारी मात्रा में, उसके आंकड़े में मेरे पास नहीं है, मगर भारी मात्रा में जो है लोगों की रोजगारी जो है वो खत्म हुई है और दिसंबर में भी ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि भले ही एक बाजू जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत ही अच्छा रहा हो दिसंबर के लिए, मगर अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो ये तिमाही जो है वो बहुत ही आप कह लीजिए खराब साबित हो रही है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आगे चलकर हमारी इकोनॉमी जो है पूरी वो क्रैश हो सकती है, वो गिर सकती है। तो इसे भी रोकना एक समय की अनिवार्यता है आज की, आप कह लीजिए इट इज ए नीड ऑफ आर। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर लेखक ने जो है यहाँ आगे बताया है कि आगे अब बजट 21-22 में सरकार को कुछ करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में सरकार को निवेश करना होगा, कुछ क्षेत्रों में सरकार को जो है इन्वेस्टमेंट या निवेश ही कह लीजिए उसको बूस्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी होगी, तभी हम लोग जो है हमारे निश्चित तय किए हुए वृद्धि दर तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, इतना कहकर लेखक ने यहाँ अपने लेख को विराम दिया, इतना कहकर लेखक ने ये बात छोड़ दी। मगर हम लोग अपनी बात जो है वो यहीं से शुरू करेंगे कि क्या होना चाहिए बजट 21-22, किस क्षेत्र को जरूर है, उसे क्षेत्र वाइज देखेंगे हम लोग, क्षेत्र के संबंध में देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई भी देश हो, कोई भी अर्थतंत्र हो, उसके 3 मूलभूत क्षेत्र होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम रहता है कृषि, दूसरा रहता है उत्पाद या उत्पादन क्षेत्र, और तीसरा रहता है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। फिर अंदर इसमें अलग अलग सब सेक्टर्स आते हैं, फिर इसमें अलग अलग उप क्षेत्र होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ऑटोमोबाइल है, या आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन है, या आप कह लीजिए कोई भी और पेट्रोकेमिकल या कोई भी और। हमें मालूम है कि देयर आर न्यूमरस सब सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ा है, इसीलिए हम लोग यहाँ सबकी बात नहीं कर पाएंगे, मगर जो जो क्षेत्र में हमें लगता है कि यहाँ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है या इस क्षेत्र में पोटेंशियल है, यह क्षेत्र पूरे जो है देश के अर्थतंत्र को मंदी में से उगार सकता है, वैसे क्षेत्रों की यहाँ बात हम लोग करेंगे, और वो भी सेक्टर वाइज जो है हमारा काम पूरा देखेंगे। तो देखेंगे हमारे इस तीसरे चरण में, जिसके तहत यहाँ हमारे सामने एक हेडिंग भी दृश्यमान है, हमें नया साल व बजट 2021-22 से उम्मीद। नए साल व आने वाला नए बजट से जो उम्मीद रखी है उस उम्मीद की बात करेंगे, और आर्थिक व व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में इसको बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, इकोनॉमिकल एंड कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव, उसको हम लोग यहाँ तपासने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछले वर्ष ने हमें जो एक भयानक विरासत दी है, वो विरासत की सबसे प्रबल असर जो है वो हमारे अर्थतंत्र पर पड़ी है, हमारे आर्थिक हितों के ऊपर पड़ी है। हमारे कारोबार खत्म हो गए, हमारे व्यवसाय खत्म हो गए। तो हमें ना चाहकर भी इस परिस्थिति की बात करने के लिए हमें कोरोना का सहारा लेना होगा, कोरोना की बात करनी होगी, क्योंकि ये सब जो अर्थतंत्र में जो तहस नहस हुआ है, जो ये विनाश का तांडव हुआ है, ये सब कोरोना की वजह से ही हुआ है, यह महामारी की वजह से ही हुआ है। तो इसके लिए हम ना चाहते हुए भी हमें कोरोना की बात जो है यहाँ करनी होगी। और जैसा हमें मालूम है कि कोरोना की इस तबाही का परिणाम जो आया इकोनॉमिक लॉकडाउन के स्वरूप में, यह इकोनॉमिक लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र को अगर नुकसान किया हो तो वो क्षेत्र था हमारा आर्थिक व हमारा कारोबारी क्षेत्र। ठीक है, तो उसके तहत हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और जैसे आगे मैंने बताया कि यह भयानक विरासत की असर हमारे साथ अगले वर्ष भी आने वाली है, या नए वर्ष भी। ठीक है, तो इसी चुनौतियों के सामने लड़ने के लिए हमें जो अवेलेबल अवसर्स है या हाजिर अवसर्स है, हमें उनको चुनना होगा और उनका सहारा लेकर, उनका उपयोग कर कर हमें हमारा अर्थतंत्र जो है उसको फिर से पटरी पर लाना होगा। इसके साथ साथ पिछले इकोनॉमिक लॉकडाउन से आज दिन तक सरकार ने इस महामारी के सामने लड़ने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, ये जग जाहिर है, इसे हमें जो है विस्तृत करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके तहत सरकार ने लगभग हमारी जीडीपी का 10% पैसा जो है वो खर्च कर दिया है इस महामारी के सामने लड़ने के लिए। 10% ऑफ जीडीपी स्पेंट बाय गवर्नमेंट।
और इसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जो वर्गों पर, वो वर्ग है, पहला वर्ग आप लोग कह सकते हैं कृषि, फिर एमएसएमई जो लघु और छोटे उद्योग है या मध्यम उद्योग है, उसका भी ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो है अच्छा खासा फंड जो है वो दिया है। उसके बाद महिलाएं और उसके बाद गरीब। ठीक है, तो इन सारे वर्गों को कोरोना की खराब असर से बचाने के लिए इन लोगों को कुछ आर्थिक सहायक जो है दे दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हमारे जीडीपी का 10% गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। हालांकि यह एक इंटरनेशनल लिनिएज पर हमारी सरकार चल रही है। अधिकतर विकसित देशों ने या विकासशील हो उन देशों ने कोरोना के सामने लड़ने के लिए 10% अपने जीडीपी का 10% जो है वो खर्च किया है। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी और देश हो, तो भारत उसी रास्ते पर चल रहा है। और भारत ने भी, जैसा कहा जा रहा है कि 10% भारत ने जो है अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों के आर्थिक हितों को बचाने के लिए इस कोरोना की वजह से खर्च करने पड़े। ठीक है, उसके बाद एक मत ऐसा भी है कि जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, उसमें सरप्लस मिला है हमें, और यह सरप्लस 2003-04 से सबसे प्रथम बार ये हमें मिला है। 2003-04 के बाद प्रथम डेफिसिट ही चल रहा था इतने वर्षों तक, मगर यह साल ऐसा है कि कोरोना होने के बावजूद भी, आर्थिक लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारा जो करंट अकाउंट है सरकार का वो सरप्लस में चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी घटना है। फिर हमारे अगर फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के स्तर भी कुछ हद तक बड़े हैं, ये भी अपने आप में एक सकारात्मक बात है। और अगर आंकड़े की बात की जाए तो हमारे वर्तमान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 580 बिलियन यूएस डॉलर्स है, 580 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये एक बढ़ा हुआ स्तर है, अच्छा स्तर है। उसके अलावा हमारा जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हुआ है। जैसे हमें मालूम है कि हमारी जो पहली और दूसरी तिमाही थी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, जो कि हाल ही में चल ही रहा है, तो ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कहना उचित रहेगा, तो उन 2 क्वार्टर्स में हमारा जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन था वो पिक पे ऊपर था, यानी कि बहुत ही संकुचन हो रहा था। और हमने देखा था कि -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, -7.9% रहा, और हाल ही में आगे भी ये कम हो जाएगा, इट विल बी ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी एक बात है। और अप्रोक्स जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8 to 9% का होने का अनुमान है। ठीक है, मगर इन सब बातों के आगे कई सारी चुनौतियां हैं। ये सब हमने अवसर की बात की, जो पीछे है चुनौतियों के, पहले चुनौतियां हैं, अगर उसको हमने टैकल किया, उसको हमने मैनेज किया, तो आगे ये अवसर सारे जो है वे आ सकते हैं। अब अगर यहाँ क्षेत्र संदर्भ में देखें कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या जरूरत है, क्या चुनौतियां हैं और क्या उसमें सक्षमताएं रही है, तो सर्वप्रथम हम लोग हमारे सबसे बड़े क्षेत्र के साथ शुरू करेंगे, जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें मालूम है कि हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मगर यहाँ हम लोग उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो निसंदेह हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सबसे बड़ा है। तो हमारी जो शुरुआत है ये भी यहाँ से करेंगे। देखिए, अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो सबसे प्रथम हमें उसकी साइज देखनी होगी कि ये कितना बड़ा है। तो अगर कद की बात करें उत्पादक क्षेत्र के, तो हम लोग 2 वर्षों की कंपैरिजन करेंगे। एक कंपैरिजन रहेगी 2015-16 की, और एक रहेगी 2018-19 की, 15-16 और 18-19। तो कद की बात करें तो 2015 में यह 32,786 करोड़
के कद का था, 32,786 करोड़, और सामने 5 वर्षों में 40,000 करोड़ इसका कद हो गया है। ठीक है, तो यह क्षमता है इस क्षेत्र में, इस गति से ये क्षेत्र जो है वो बढ़ता है। तो इसी की वजह से, जैसे मैंने बताया कि हमारा सबसे सक्षम क्षेत्र आज भारत में उत्पादन क्षेत्र है, और इसमें इतनी सक्षमता है कि अगर जो अच्छी तरीके से चैनलाइज्ड फंड इसे मिले तो ये पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभर सकता है, पूरे भारत को इस कोरोना ग्रस्त आर्थिक महामारी से उगार सकता है। इतना सक्षम ये अपने आप में जो है क्षेत्र है। सरकार ने भी इस क्षेत्र को अच्छा करने के लिए कई सारे प्रावधान दिए हैं, जिसके तहत हम लोग कुछ जो है चीज़ों का उदाहरण के रूप में जो है यहाँ जिक्र कर सकते हैं। सबसे प्रथम आत्मनिर्भर 1.0 यानी 1.0 कह लीजिए आप, जिसके तहत 3.65 लाख करोड़ रुपए देने की बात है, और वो भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को फिर से जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पावर सेक्टर का भी जिक्र हुआ है। पावर सेक्टर को भी 90,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं या देने का प्रावधान है। पावर 90,000 करोड़, ये 1-2 वर्षों के फिगर नहीं होते, ये जो है लॉन्ग पॉलिसीज होती है, और 5, 7, 10 वर्षों में इतने पैसे खर्च करने की या इतने पैसे निवेश करने की यहाँ बात की जाती है। उसके अलावा आत्मनिर्भर 3.0 में सरकार एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आई, जिसे जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है, और इसमें जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, यानी कि गुड प्रोड्यूसर्स, उन लोगों को फायदा करने की बात है, ताकि वे लोग अपनी उत्पाद प्रक्रिया तेजी से करें, जिसका फायदा जो है जीडीपी बढ़ने में मिले। ठीक है, तो ऐसा कई सारे प्रावधान सरकार के द्वारा लाए गए हैं, और आगे भी सरकार जो है वो ऐसे कई सारे प्रावधान लाना चाह रही है। मगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसकी अपनी चुनौतियां हैं, जिसे सबसे बड़ा घटक माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमें सबने नाम सुना है। यह सेक्टर पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रमुख घटक है, ये समझ लीजिए, और लगभग 24% इसका भाग है, 24% अलोन ऑटोमोबाइल। ये भी आज मांग की कमी से ग्रस्त है। जो सबसे बड़ा घटक है मैन्युफैक्चरिंग का, वही अपने आप में जो है मंदी में उलझा हुआ है। और इसका कुछ आंकड़े हमारे पास है, जिसके तहत अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो पिछले साल जो बिक्री हुई थी 4 व्हील्स की, उसके संदर्भ में या जो है उसके रिलेशन में आज के साल में -21% की गिरावट हुई है 4 व्हील्स की बिक्री में। ये थोड़े आंकड़े थोड़े महत्वपूर्ण है, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। 4 व्हील्स -21.67%। फिर अगर 3 व्हील्स की बात करें तो सबसे ज्यादा घाटा इस 3 व्हील में आया, क्योंकि ये एक प्रकार का कॉमर्शियल व्हीकल है, और जैसे मैं मालूम है कि इस पूरे वर्ष में कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो एकदम ग्राउंडेड रही है, वो एकदम कम रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है, और ये गिरावट है -76.08% पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जो बिक्री हुई थी उस साल की तुलना में आज के वर्ष उसकी 1/4 बिक्री भी नहीं हुई है, 1/4 सेल भी नहीं हुआ है। उसके साथ अगर 2 व्हील की बात की जाए तो इसमें 25% का घाटा हुआ है पिछले साल की तुलना में। There is a decrease of 25% of sales in comparison to the sales of previous year, जो कि एक प्री कोरोना एरा का ईयर था, और आज का वर्ष जो है वो कोरोना वर्ष है। तो ये सबसे बड़ा घटक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आज मृतप्राय है।
तो इसको भी बूस्ट करना होगा, और इसको बूस्ट करने के लिए हमें सरकारी निवेश चाहिए, सरकारी ऐसी समर्पित नीतियां चाहिए जो इस उद्योग को जो है फिर से पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित हो या सक्षम हो। ठीक है, और आगे एक हमारे लिए सकारात्मक समाचार भी है। जिन आंकड़ों की हमने बात की, ये आंकड़ा तो पूरे वर्ष के हैं, मगर लॉकडाउन के बाद की अगर बात करें, जब से लॉकडाउन उठा, जब से अनलॉकिंग 1 स्टार्ट हुआ है, तब से फिर से जो भारत के नागरिक है वे लोग फिर से गाड़ियों के शोरूम में जा रहे हैं, फिर से जो है वे लोग खरीद कर रहे हैं। 2 व्हीलर की भी खरीदी हो रही है, 3 व्हीलर की भी खरीदी हो रही है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है। अगर उन आंकड़ों की बात की जाए तो नवंबर के सेल्स के आंकड़े हैं हमारे पास। नवंबर सेल्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसी वर्ष के नवंबर सेल्स के आंकड़े हैं, जिसके तहत 4 व्हील्स, फिर 2 व्हील्स, तो उसके तहत +465। पिछले साल नवंबर 2019-2020 का ये कंपैरिजन है। तो 19 के कंपैरिजन में 20 में +4.6% ये आप कह लीजिए फीसदी का इजाफा हुआ है सेल्स में। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है आफ्टर लॉकडाउन। अब 2 व्हील्स की बात करें तो इसमें इजाफा हमें देखने को मिला है +13.43%। ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब सरकारी कागजात से ही लिए गए हैं। यहाँ कोई न्यूज़ का जो है किसी की भी कर्टसी नहीं ली गई है। मात्र और मात्र मिनिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करके ये आंकड़े जो है वे सारे लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, गर्मा-गर्म आंकड़े हैं, जो आमतौर पर आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वे धीरे धीरे अब कम होने वाले हैं। प्लस हमें ऐसा भी मालूम है कि पूरे देश में ड्राई रन चल रहा है, यानी कि वैक्सीनेशंस का फाइनल स्टेज जो है वो आ गया है, और किसी भी समय सरकारी टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये भी एक राहत की सांस है। प्लस अगर दिसंबर के कोरोना के आंकड़े देखें तो पिछले हफ्तों में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है कोरोना के आंकड़ों में। ठीक है, लगभग पिछले महीनों के आंकड़ों में 1/4 केस आए हैं। There are only a quarter of cases in comparison to previous months of this year। तो ये भी अपने आप में एक सकारात्मक बात है, और इसी का लाभ जो है वो भारत को मिलना चाहिए, या इसी का लाभ जो है वो भारत को लेना होगा। यही ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसका जिक्र हमने यहाँ किया, ये इतना सक्षम है कि भारत के जीडीपी में 7.1% का इसका कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 3.5 करोड़ लोगों का रोजगार जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। प्लस भारत जो है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, और 3 व्हील और 2 व्हील में तो हम लोग नंबर 1 है। तो इसका लाभ जो है वो भारत को मिलना होगा। प्लस इसमें हमें एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने होंगे। यही क्षेत्र में हमें एक्सपोर्ट्स जो है वे अच्छी मात्रा में बूस्ट करने होंगे, ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अच्छे हो, और हमारे यहाँ जो उत्पादन करता है उनको दाम भी अच्छे मिले, उनको रिटर्न भी अच्छे मिले। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरे सेक्टर की बात की जाए तो दूसरा बड़ा सेक्टर हम लोग कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसके तहत सरकार को कई सारे काम करने बाकी है, कई सारे काम किए भी है। सरकार कई सारी अच्छी योजनाएं भी ले आई, जैसे इंटीग्रेटेड ऑफ मेगा फूड प्रोसेसिंग, मेगा फूड पार्क्स। ठीक है, मगर फिर भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि आज के दिन फूड प्रोसेसिंग पूरा क्षेत्र जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या उसे फर्दर एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, फर्दर गवर्नमेंट के ध्यान की ज़रूरत है। तो ये भी अगले बजट में जो है एक आप कह लीजिए एक रिकमेंडेड चीज होगी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी सरकार को ध्यान देना होगा, सरकार को निवेश करना होगा, ताकि वो क्षेत्र भी अच्छा हो, क्योंकि वो सक्षम है। वो भी मैन्युफैक्चरिंग के जैसे 3.5, 4, 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम है, तो उसको एक्सप्लोर करना होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। और इसके लिए बजटरी एलोकेशन के प्रावधान अगले बजट में सरकार को रखने होंगे। प्लस फिर से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ई व्हीकल्स, ये एक मुख्य घटक है आज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, ऑटोमोबाइल सब सेक्टर का। ई व्हीकल्स, और ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना ही होगा हमें।
आज नहीं तो कल, और सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है और ई व्हीकल्स को बूस्ट करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, उसमें भी हमें कोई शंका नहीं है। और एक अनुमान के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2026 तक प्रतिवर्ष 1 करोड़ ई व्हीकल्स के वाहन जो है वो बिकने वाले हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा इस सेक्टर का आकार होने वाला है, तो सरकार का ध्यान इसमें भी आवश्यक है। और एक अनुमान ऐसा भी है कि 2022 से 2027 तक ई व्हीकल का जो सेक्टर है वो 44% की वृद्धि से बड़ा होने वाला है। इट विल बी ग्रो विथ रैपिड स्पीड ऑफ क्रेजी 44%। ठीक है, तो ये भी एक जो है सरकारी ध्यान खींचने वाली बात है और सरकार को जो है इस क्षेत्र में या इस उप क्षेत्र में अपना काम करना होगा। फिर आगे अगर बात करें सेवा क्षेत्र की, तो दूसरे पायदान पर हम सेवा क्षेत्र को रखेंगे, क्योंकि टर्नओवर की दृष्टि से सेवा क्षेत्र जो है वो दूसरा बड़ा भारत का आर्थिक क्षेत्र है, कृषि से भी बड़ा मगर उत्पाद से छोटा। तो हम लोग यहाँ सेवा क्षेत्र की बात करेंगे। और हमें मालूम है कि सेवा क्षेत्र में भी जो मुख्य उसके घटक है, जैसे टूरिज्म ले लीजिए, या आप ले लीजिए हॉस्पिटैलिटी, या आप ले लीजिए एजुकेशन, तो ऐसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा फटका पड़ा है इस कोरोना का। और ऐसा फटका पड़ा है कि आज दिन तक वे सस्पेंडेड एक्टिविटीज़ आज दिन तक रेज्यूम नहीं हो पाए, आज दिन तक रिस्टोर नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ सभी सेक्टर के ऊपर भी सरकार का ध्यान जरूरी है। सभी सेक्टर को भी बजटरी एलोकेशंस की जरूरत है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जरूरत है। कुछ आंकड़े हमारे पास है जिसके तहत सर्विस सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है हमारे भारतीय अर्थतंत्र में वो 55% है, जो एक बड़ा आंकड़ा जाता है। और इससे हम लोग इस पूरे सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो नाप सकते हैं। सर्विस सेक्टर जीवी है 55.3% 2018-19 में, जो कि 2015-16 में कुछ कम था, 52-53% था, वो आगे आकर बड़ा होकर हो गया है आज 55%। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी की वजह से सरकार को इस पूरे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना होगा। एक आरबीआई के आंकड़े हैं जिसके मुताबिक इंपोर्ट या आप कह लीजिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर ने लगभग 1,22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स किया है और इंपोर्ट 7,000 करोड़ का किया है। और ये आंकड़ा में जो आपको दे रहा हूं वो मात्र और मात्र अगस्त महीने के हैं, अगस्त 2020 के हैं, अगस्त 2020, जो कि आरबीआई के द्वारा ये आंकड़े हाल ही में रिलीज हुए थे, जिसको हमने वहां से उठाया है। और इसको उठाकर हम लोग यह पूरे क्षेत्र की परिस्थिति जो है, आर्थिक परिस्थिति, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को सबसे ज्यादा धक्का लगा है। हालांकि इस टूरिज्म क्षेत्र में पिछले वर्ष जो एफडीआई था, एफडीआई का इनफ्लो वो कुछ कह रहा है 1558 करोड़ 1558 करोड़ का एफडीआई इनफ्लो हुआ था। एफडीआई इनफ्लो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और कहां हुआ था? टूरिज्म में। तो अगर ये टूरिज्म जो है वो फिर से खड़ा नहीं हो पाया तो ये एफडीआई रुक जाएगा। ये एफडीआई जो है अगले वर्षों में नहीं आएगा जितना जो है पिछले वर्ष में आया, जिसका अनुमान हमारे पास है। ठीक है, तो सरकार को यह बात भी सुनिश्चित करनी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो सरकारी खर्च की है। ठीक है, कि सरकार किसी भी क्षेत्र में अपनी तिजोरी से खर्च करे और अर्थतंत्र में जो है एक गति दे। और यह पूरे सरकारी खर्च का जो दारोमदार है वो बजटरी एलोकेशन के ऊपर रहता है, बजट के ऊपर रहता है। इसीलिए हम यहाँ इसी थीम पर बात कर रहे हैं कि नया साल और नया वित्तीय बजट, उन दोनों से उम्मीद, क्योंकि अगर बजटरी एलोकेशन होंगे तब भी सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर कर पाएगी। और आपको मालूम है कि हम लोग बजट रीजन में जी रहे हैं, तो यहाँ सरकार ऐसे ही जो है पैसे खर्च नहीं करेगी। अगर बजटरी एलोकेशन होगा, अगर प्रोविजंस होगी,
खर्च करने की, तभी सरकार की तिजोरी से पैसे जो है वे खर्च होंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कह लीजिए, ये भी एक अच्छा सेवा क्षेत्र है और एक सक्षम सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सरकारी नीतियां जो है उसकी बारिश होनी चाहिए। सरकार का ध्यान जो है वो टेलीकॉम क्षेत्र के ऊपर पड़ना होगा, ताकि भविष्य में ये टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अच्छी तरीके से विकास कर सके, अच्छी तरीके से विकसित हो सके। और जैसे हमें मालूम है कि इंटरनेट की उपयोगिता की जो समझ है वो मैं अधिक से अधिक इस लॉकडाउन के समय में आई है। और मैं लॉकडाउन के समय में एहसास हो गया कि इंटरनेट के बिना जो है नथिंग इज पॉसिबल, या इंटरनेट है तो कोई भी बात पॉसिबल है। ये दोनों बात का एहसास हमें इस साल हो गया। ठीक है, तो इसी की वजह से ये सेक्टर भी थोड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थतंत्र के लिए। और हमें मालूम है कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर ई कॉमर्स या अन्य सेवाओं तक, या कोरोना से संबंधित सेवाओं तक में भी इंटरनेट ने हमें जो है मदद की है। तो इसी तरह इंटरनेट एक हमारा महत्वपूर्ण घटक बन गया है हमारे जीवन का। तो इसको हमें बड़ा करना होगा, इस क्षेत्र को हमें बड़ा करना होगा। और हमारे पास यहाँ कुछ ट्राई के कुछ गर्मा गर्म आंकड़े हैं, जिसके तहत अक्टूबर 2020 तक अगर उपभोक्ता की बात की जाए भारत में, तो कुल यहाँ ट्राई उपभोक्ता की दृष्टि से कुल उपभोक्ता अगर देखें, टोटल कस्टमर्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के, तो इट वेर 117.68 करोड़। कुल इतना उपभोक्ता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के। ये साइज हमें जो है ध्यान में रखनी होगी। उसके साथ साथ मोबाइल उपभोक्ता की बात करें, मोबाइल जिसके पास हो कस्टमर्स, तो उसकी संख्या है 11 करोड़। अगस्त 2020 तक ये आंकड़े कुछ कम थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इन आंकड़ों में थोड़ा इजाफा हुआ है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे डेटा के रेट कम होंगे, मार्केट पेनिट्रेशन होगा, तो और भी इस आंकड़े में 50 करोड़ का इजाफा होने वाला है। 50 करोड़ मोर कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर सर्विस, या विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी साइज है। उसके बाद अगर टेली डेंसिटी की बात करें तो 86 पॉइंट समथिंग डेंसिटी हमें पाई गई है। टेली डेंसिटी भी अच्छी है और वो आगे भी और गहरी और अच्छी होने वाली है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की बात करें, ब्रॉडबैंड सर्विस आप कह लीजिए कस्टमर्स, ब्रॉडबैंड कस्टमर्स, तो दे आर समथिंग अबाउट 35 करोड़ अराउंड, बिकॉज इट्स नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, दैट्स वाई अराउंड कहना ही उचित रहेगा। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। अगर 2019-20 का राजस्व देखें, रेवेन्यू देखें, 2019-20 का 2019-20 रेवेन्यू, तो ये लगभग 2.52 लाख करोड़ है, जो इस पूरे बाजार को विश्व में दूसरा बना देता है, दूसरा बड़ा, सेकंड विश्व में इसको दूसरा बड़ा जो है वो बाजार बना देता है। और इसके साथ साथ अगर एफडीआई की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में, यानी कि अप्रैल 20 से जून 20 में 3700 करोड़ रुपीस का एफडीआई यहाँ आया है इस क्षेत्र में। 3770 करोड़ एफडीआई इस टेलीकॉम सेक्टर में आया है। और आज ऐसा भी कह रहे हैं कुछ विशेषज्ञ कि आज का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो सेक्टर दरअसल एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इसके ऊपर सरकार का ध्यान एक अनिवार्यता है, एक समय की मांग है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा, इसके ऊपर खर्च करने होंगे, तभी ही ये सेक्टर जो है वो आगे चलकर बड़ा हो सकेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रेट्स के दाम नीचे गिर जाएंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी ओल्ड होती जाएगी, सस्ती होती जाएगी, प्लस मार्केट में पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, तो
50 करोड़ नए कस्टमर्स आने वाले हैं, तो ये अपने आप में इस क्षेत्र को बड़ा बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को तैयारियां करनी होगी। हालांकि सरकार ने कई सारे इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो है स्कीम्स लाई है सरकार, कई योजनाएं, कई कैंपेन्स चलाए हैं, मगर फिर भी इस क्षेत्र में नवीनता के लिए सरकार को रोज नए नए निर्णय लेने होंगे। प्लस यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करना अनिवार्य है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि डिजिटल इकोनॉमी को बड़ी बनाने के लिए है। यानी कि पूरे अर्थतंत्र में डिजिटल इकोनॉमी का जो सहयोग है वो 20% तक ले जाने का अनुमान है, या ले जाने का प्रयत्न हो रहा है 20% तक, यानी कि 1/5 विल बी जनरेटेड फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। और आगे हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो हमने कंपैरिजन करने के लिए लिए हैं, और इसके तहत हम लोग कंपैरिजन करेंगे। वे ग्राफ्स ही है, मुख्य रूप से बार ग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग कंपैरिजन की गई है, और उसी संदर्भ में हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ अगर समझे तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस सेक्टर बड़ा है, मगर कद की दृष्टि से बड़ा है, टर्नओवर की दृष्टि से बड़ा है, रोजगार की दृष्टि से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यही बात हम लोग समझेंगे कि जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है यह सेक्टर, और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इस सेक्टर का कितना योगदान है। तो उसको देखने के लिए हमने यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं, और सिर्फ यही नहीं देखना है, कई सारे मुद्दे आगे आएंगे जो हम फोटोग्राफ की मदद से देखने को चाहेंगे। देखिए, सबसे प्रथम जो फोटोग्राफ है ये में दर्शाता है कि सर्विस सेक्टर में आज जो जीडीपी में योगदान है उसके सामने वो कितने लोगों को रोजगार देता है, और सामने यहाँ कृषि क्षेत्र है और उसका भी सेम चित्र जो है वो हमें दृश्यमान है कि जीडीपी में उसका क्या योगदान है, सामने वो कितने लोगों को जो है रोजगार देता है। तो देखेंगे, देखिए यहाँ सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 61% है, यानी कि जीडीपी में योगदान की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है, और वहीं जो रोजगार में योगदान है वो मात्र और मात्र 25% है। सिर्फ 25% लोगों को ही ये रोजगार प्रदान करता है या लाइवलीहुड प्रदान करता है। वहीं सामने यहाँ हमें विरोधाभास दिखेगा। अगर हम कृषि की बात करेंगे तो हमें यहाँ विरोधाभास दिखेगा, क्योंकि रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा, मगर जो जीडीपी है, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो बहुत ही कम रहेगा। देखते हैं, देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 15% या 15.4% कह लीजिए, मगर सामने 53% लोगों को यह क्षेत्र रोजगारी प्रदान करता है। और ये अपने आप में इस क्षेत्र की चुनौती है, इस क्षेत्र की चिंता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग जो है वे इस क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब हमारे तीसरे क्षेत्र की बात करेंगे कि आज हमारे एग्रीकल्चर का क्या हाल है और आगे क्या करना होगा ताकि हमारा जो कृषि क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र में आई हुई मंदी है उसमें से हम लोग बाहर निकल सके। वैसे तो जब इकोनॉमिक लॉकडाउन पूरे भारत भर में लगा तो सारी प्रवृत्तियां बंद हो गई थी, सारी आर्थिक प्रवृत्तियां बंद हो गई थी, अधिकतर ऑफिसें बंद हो गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, परिवहन बंद हो गया था, यानी कि यातायात, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। मगर जो एक कार्य चालू था वो कार्य था कृषक का खेत करने का कार्य, धान उगाने का कार्य जो है वो नहीं रुका था। और इसीलिए जब सारे सेक्टर्स नेगेटिव ग्रोथ में थे तब अकेला कृषि जो थी, तब अकेली जो कृषि क्षेत्र में हमने जो इजाफा देखा वो अभूतपूर्व था। प्लस हमें मालूम है कि जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो जो स्थानांतरित मजदूर थे या आप कह लीजिए माइग्रेंट्स, इन माइग्रेंट्स के पास इतनी बचत नहीं थी कि वे एंटायर लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाए। तो वे लोग अपने घर वापस जाने के लिए निकल गए। रोड पर हमने वो दृश्य भी देखे थे, सबको मालूम है, जिसकी चर्चा यहाँ बेबुनियादी है। अब जब वो अपने घर गए तो वहाँ अपने घर भी अपनी जो रोजगार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था इन लोगों ने कहाँ की, ये रोजगार की व्यवस्था इन लोगों ने कृषि क्षेत्र में की। कृषि क्षेत्र ने इन लोगों को रोजगार की व्यवस्था कर दी अपने अपने गांव। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि अपनी चिंताएं है, ज्यादा डिपेंडेंसी है, और इसीलिए जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी है, प्रति व्यक्ति उत्पादन है, वो बहुत ही कम रहता है, जो अपने आप में एक गंभीर बात है। और हमें इस
53% में से हमें 2 भाग करने हैं और उन दोनों भागों को, एक को मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्ट करना है और एक को हमें डाइवर्ट करना है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तभी ये डिपेंडेंसी कम हो सकती है, तभी पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सकती है। कई सारे विकसित देश है, अगर उनके साथ हम आंकड़े कंपेयर करें हमारे भारत के, जिसका जो है डेटा भी हमने लिया है, हम लोग करने वाले हैं उसको कंपैरिजन, तो हमें फर्क दिखेगा कि भारत कितना पीछे है और जो अन्य देश है वे कितने आगे है। तो एक तस्वीर की मदद से हम लोग वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत की खेती पर बोझ। अब देखिए, भारत, ठीक है, जो डार्क रंग है वो जीडीपी में योगदान दर्शाता है और वो जो लाइट है कलर वो रोजगार में योगदान की बात करता है। तो देखिए, भारत की कृषि का जीडीपी में योगदान हमें मालूम है 15% है मात्र, मगर सामने 53% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अब अमेरिका की बात करें तो कृषि का योगदान जीडीपी में 8% है, वहीं रोजगार जो है वो मात्र और मात्र 2% लोगों को ही प्राप्त होता है कृषि से, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अपने कारण है। जिसका एक कारण है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मगर किसी भी वजह से यहाँ कम लोग हैं और उसके कंपैरिजन में रिलेटिव जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एग्रीकल्चर का वो अच्छा खासा है। आगे चाइना की बात करें तो 7% जीडीपी में चाइना की जो कृषि है वो अपना योगदान देती है, अपना सहयोग देती है, मगर मात्र 26% को ही रोजगार प्रदान होता है, यानी कि हाफ ऑफ इंडिया। मात्र 26%, हाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमें कम करना है, ये हमें बढ़ाना है, जिसके अपने अपने जो चेंजेस है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल है, अदर चेंजेस है, जो हम लोग एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में देख सकते हैं, जो आज के हमारे चर्चा का विषय नहीं है, मगर ये सब कुछ हो सकता है। देन ओनली ये आंकड़ा जो है वो कम होगा, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा, यानी कि रोजगार का आंकड़ा कम होगा, डिपेंडेंसी का आंकड़ा कम होगा और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी का आंकड़ा निरंतर बढ़ेगा। तो ये बात हमें यहाँ जो है लागू करनी होगी। तो ये रहा एक अभ्यास। हालांकि सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, कृषि को। जैसे हमें मालूम है कि नए जो कृषि कानून है, कृषि सुधार है, वे भी लागू हो गए हैं, जिसको लेकर जो है दिल्ली के आसपास जो है बहुत ही हल्ला मच रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। उसके साथ साथ सरकार ने कई घोषणाएं भी की है, कई स्कीम्स भी बाहर लाई है। जैसे मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस था, इकोनॉमिक स्टिमुलस में भी कृषि का जो अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। उसके साथ जून 2020 में सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड 1382 लाख मेट्रिक टन के धान खरीदे। इट वॉज अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी प्रोक्योरमेंट थी, ये भी सरकार के द्वारा हुई, ताकि हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है हमारे सिटीजन्स की, वो बरकरार रहे, वो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी में तब्दील ना हो। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। साथ ही में बजटरी एलोकेशंस की भी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन चाहिए। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो सरकार ने निहित किया है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी अलॉट किया है 4 वर्षों के लिए, उसमें से भी एग्रीकल्चर को पैसे मिलने चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। प्लस यहाँ वैल्यू चेन, अगर हमें एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है तो यहाँ हमें वैल्यू चेन की वैल्यू चेन की बात करनी होगी, वैल्यू चेन का ध्यान रखना होगा, जिसमें हम लोग वेयर हाउसेस का समावेशन कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस का समावेशन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस होंगे, तो क्या होगा कि जो खेत उत्पाद है जो बिगड़ रही है, जो वेस्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, वो बच पाएगी। कृषक को भी फायदा होगा और अर्थतंत्र को भी फायदा होगा। तो वैल्यू चेन पर सरकार को अपना ध्यान देना होगा। सरकार को वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए यहाँ जो है बजटरी एलोकेशन करना होगा। ठीक है, तो हमने तीनों क्षेत्रों को देखा और तीनों क्षेत्रों में कहाँ कहाँ
निवेश की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सरकार को ध्यान केंद्रित करना होगा, कहाँ कहाँ 21-22 के बजटरी एलोकेशन की ज़रूरत है, इत्यादि चीज़ों पर हमने बात की। जो हमने इस लेख के शुरुआत में ही बोला था कि यह लेखक ने भले ही साधारण लेख लिखा हो, मगर जो संबंधी विषय हमें दिया है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए। तो आज जिस चीज़ों का हमने जिक्र किया ये हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बहुत ही ताज़ा आंकड़ों का जिक्र किया जो कि न्यूज़ डोमेन में या अन्य किसी डोमेन पर उपलब्ध नहीं होते, मात्र और मात्र गवर्नमेंट डोमेन पर ही उपलब्ध होते हैं। और साथ ही में इसके अलावा हमने भावी नीतियों की बात की, जो भावी नीतियाँ हमारे अगले वित्त वर्ष को अच्छा बना सकती है, अगले पूरे दशक को अच्छा बना सकती है, जो हमारे मेंस की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमने दोनों ही जो है पर्सपेक्टिव से जम के बात की। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।